रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग का सेकेंड क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। आज अपने क्या देखेंगे, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। तो अपने एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का देखो, यहाँ पे एडवांटेजेस पढ़ चुके थे लास्ट डे। आज अपने एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का क्या देखेंगे, डिसएडवांटेजेस। रिक्रूटमेंट क्या था कि हम लोग के अगर वैकेंसी हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरीके के लोग हम लोग को चाहिए। फिर हम लोग को सोर्सेस को चूज करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से अपने एम्प्लॉयज को ला सकते हैं, है ना। एडवर्टीजमेंट्स देंगे पेपर में, हम लोग एडवर्टीजमेंट्स देते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ पे जॉब वैकेंसी हो गया है, तो अगर आप ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हो तो आप अपना क्या है, इंटरव्यू के लिए आ सकते हो, है ना। एप्लीकेशन लेने वगैरह के लिए हम लोग के रिसेप्शन काउंटर में आ सकते हो, राइट। और आजकल तो बहुत सारे लोग क्या है, कॉलेज वगैरह में भी जाने लग गए हैं, है ना, प्लेसमेंट के लिए, राइट। तो वहां से भी बच्चा लोग को उठा लेते हैं, फ्रेशर्स लोग को उठा लेते हैं कि भाई आप आओ और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। तो ये अलग अलग सोर्सेज होता है लोगों को रिक्रूट करने का। तो रिक्रूट करना मतलब क्या, कि बस हम लोग एक रास्ता चुन रहे कि कहाँ से, हाँ कहाँ से हम लोग लोगों को बुलाए। देखो डिसएडवांटेजेस क्या है, पहला पॉइंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्यों लिखा हुआ है, देखो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, अच्छा दो तरीके का रिक्रूटमेंट था, एक क्या था इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से क्या है, लोअर लेवल से आदमी को उठा रहे हैं और अपर लेवल में डाल दे रहे हैं, मतलब उन लोगों का प्रमोशन हो जा रहा है। या फिर अपना दो ब्रांच है, एक ब्रांच में शॉर्टेज हो गया तो एक ब्रांच से उठा रहे हैं, दूसरा ब्रांच में आदमी लोग को डाल दे रहे हैं। तो प्रमोशन और ट्रांसफर अपना दो जरिया था। तो एक था इंटरनल रिक्रूटमेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही अपने ले रहे हैं, और एक था एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मतलब अपने आउटसाइडर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलो, तो अपने वही एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का क्या पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव में क्या लिखा हुआ है, देखो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ऑफर ऑफन इनकर्स हायर कॉस्ट। तो एक्सटर्नली अगर हमने रिक्रूट करते हैं ना तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, क्यों, ड्यू टू एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग जॉब ओपनिंग्स। पहले तो भाई एडवर्टीजमेंट वगैरह करो कि भाई मेरे यहाँ पे क्या हो गया, वैकेंसी हो गया, दुनिया भर का एडवर्टीजमेंट में रुपया लगता है वो अलग। उसके बाद वो बंदा आएगा, उसका इंटरव्यू लो, तो किसी इंटरव्यूअर को बुलाना पड़ेगा, उसको पैसा दो। कहीं जगह अपने को क्या है, एक ऐसा जगह लेना पड़ेगा जो नॉइज फ्री हो, है ना, जहां पे ज्यादा आवाज नहीं आता। अगर ज्यादा आवाज आएगा तो ना इंटरव्यूअर उसका इंटरव्यू ले पाएगा, ना कैंडिडेट अच्छे से इंटरव्यू दे पाएगा, वो फोकस नहीं कर पाएगा। एंड रीलोकेशन, रीलोकेशन मतलब अगर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। फिर अलग अलग जगह एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। अगर हम लोग को लग रहा है कि सही आदमी मेरे पास नहीं आया तो वापिस से क्या करो, वापिस से हम लोग को नया एडवर्टीजमेंट मान लो डालना पड़ रहा है, वापिस से हम लोग को क्या करना है, इंटरव्यू वगैरह लेना पड़ रहा है। तो वही हो गया रीलोकेट करना, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करें, वापिस से नया आदमी को लेके आ रहे हैं, वापिस से टाइम जा रहा है, एफर्ट्स जा रहे हैं, मनी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है ना। जैसे कि अगर हम लोग इंटरव्यू लेंगे तो इंटरव्यू तो ओरली भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। मान लो हम लोग उसको पेपर वगैरह क्वेश्चन वगैरह बना के दे रहे हैं, वो आंसर देगा, है ना। तो वही चीज है, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। नंबर टू, डिक्रीज्ड एम्प्लॉय मोरल। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, existing employees may perceive external hiring as a lack of internal development opportunities, leading to decreased morale and employee retention challenges। इसका मतलब एक्चुअली एम्प्लॉइज है तो वो लोग को लग रहा है कि एक्सटर्नल से लोग को ला रहे हैं तो हम लोग प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, हम लोग को डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली, तो ये भी हो रहा है कि वो लोग हम लोग से बेटर इसमें ला रहा है और इसलिए मोरल वगैरह कम हो रहा है। हाँ और वो लोग को फिर वो लोग भी तो छोड़ के चला जाएगा, वो लोग भी कहीं अच्छा कर नहीं रहे, वो चला जाएगा। आज देखो ऑर्गेनाइजेशन में जो आदमी लोग काम करता है उन लोगों को क्या चाहिए कि उन लोग का प्रमोशन हो, उन लोग का डेवलपमेंट हो, है ना। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई वैकेंसी हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, और कंपनी वाला क्या कर रहा है, लोगों को क्या होता है, वेट होता है ना कि मेरा प्रमोशन होगा, प्रमोशन होगा। लेकिन जब वैकेंसी आया हायर लेवल में, हायर डिपार्टमेंट जब वैकेंसी आया, तब ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग क्या किया, प्रमोशन नहीं किया लोगों का, वो बाहर से आदमी लोगों को उठा के ले आया। तो अंदर का जो आदमी लोग है ऑर्गेनाइजेशन के, मैंने अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आदमी लोग है जो काम कर रहे हैं, उन लोग तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा
कि हम लोग को तो लगा था हम लोग का प्रमोशन होगा, हम लोग तो इतना मैंने अच्छा से काम कर रहे हैं, इतना मन तन से अपना काम कर रहे हैं, और यहाँ पे तो हम लोग का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ से तो जब जरूरत पड़ा तब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या किया, बाहर से आदमी को उठा के ले आया। तो उन लोग का क्या होगा, उन लोग को मोटिवेशन मिलेगा कि उन लोग डिमोटिवेट हो जाएगा, उन लोग डिमोटिवेट हो जाएगा। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे डिक्रीज्ड एम्प्लॉय मोरल में। देखो, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज में परसीव एक्सटर्नल हायरिंग एज अ लैक ऑफ इंटरनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो अगर यहाँ पे एक्सटर्नली हायर किया जा रहा है लोगों को, तो अंदर वाले जो लोग हैं उन लोगों को क्या लगेगा कि भाई यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है डेवलपमेंट का, लीडिंग टू डिक्रीज्ड मोरल, उन लोगों का कॉन्फिडेंस नीचे हो जाएगा, एंड एम्प्लॉय रिटेंशन चैलेंज। और फिर क्या है, धीरे धीरे अगर उन लोगों को लगेगा कि यहाँ पे तो प्रमोशन वाला कोई स्कीम ही नहीं है, तो उन लोग के ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा कि छोड़ के निकल जाएगा, उन लोग तो छोड़ के निकल जाएगा। बस वही चीज है जो प्रणय बोला था, वही चीज है। तो अपना 2 पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, पहला एक्सपेंसिव और दूसरा क्या है, डिक्रीज्ड एम्प्लॉय मोरल। थर्ड, फ्रस्ट्रेशन अमंग स्टाफ। ठीक है, जैसे तुम लोगों को फ्रस्ट्रेशन होता है ना, प्रणय को थोड़ा ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता होगा, रिप्लाई नहीं आता है तो फ्रस्ट्रेशन अमंग स्टाफ, ध्यान दो। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, अगर हम लोग एक्सटर्नली रिक्रूट करेंगे तो फ्रस्ट्रेट कौन होगा, अंदर वाला इंटरनल जो आदमी लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उन लोगों को चिढ़ हो जाता है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन among existing employees, especially if they perceive the organization's preference for hiring externally as a lack of recognition or growth opportunities for their own skills and capabilities. इस लाइन का मतलब क्या है, यहाँ से if they perceive the organization's preference for hiring externally as a lack of recognition or growth, क्योंकि उन लोग को ये लगता है कि कंपनी को क्या लग रहा है ना कि इन लोग बेकार है, इन लोग के पास वैसा कुछ स्किल ही नहीं है। हाँ, फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाता है अंदर का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज लोग, क्योंकि उन लोग को लगता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रेफरेंस है कि भाई इन लोग यूजलेस है, इन लोग बेकार है, इन लोग के पास कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, मेरे को फ्रेश थॉट्स चाहिए। तो देखो, आज अगर मेरे अंदर टैलेंट है लेकिन अगर कंपनी को लग रहा है कि ये तो बेकार है, तो क्या हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे? ऑफ कोर्स बात है, फ्रस्ट्रेट होंगे। तो इसी हिसाब से इन लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फोर्थ में आओ, टाइम कंज्यूमिंग। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बोल रहा है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्या करना पड़ता है, पहले तो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह डालो, है ना, हम लोग को क्या करना पड़ता है, अलग अलग जगह से आदमी लोग को लाना पड़ता है। सोर्सिंग कैंडिडेट्स मतलब क्या हो गया, बताओ तो एक बार। सोर्सिंग कैंडिडेट्स कुछ ऐसा मतलब जैसे ना रिक्रूटमेंट की हो गया, जैसे न्यूज़पेपर में डाल दिया तो वो इंटरव्यू क्रैक कितना टाइम लगेगा यार, सीधा बात वही है। इंटरव्यू लेगा वो टाइम लगेगा बस। सोर्सिंग मतलब कहाँ से लेना है कैंडिडेट्स को, कैंडिडेट्स को कहाँ से लेना है, सोर्स मतलब तो क्या हो गया, जरिया। कंडक्टिंग इंटरव्यूज, अपने को इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करवाना पड़ेगा। परफॉर्मिंग बैकग्राउंड, जब देखो कोई भी बंदा कहीं से आ गया किसी को भी थोड़ी ले लेंगे, बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, बैकग्राउंड चेक करता है, हाँ, विटनेस लेता है कि भाई इन लोग अच्छा जगह से बिलोंग करता है ना, कोई अड्डाबाजी ये सब करने वाला लड़का लड़की लोग नहीं है ना, तो उस हिसाब से उन लोग अच्छा आदमी लोग को लेता है, बेकार आदमी लोग को नहीं लेता है। मतलब यहाँ पे वही बोले सिंपल सा बात कि अगर हम लोग एक्सटर्नली रिक्रूट कर रहे हैं तब थोड़ा टाइम लग जाता है, बिकॉज अपने को बहुत सारा चीज को फॉलो करना पड़ता है, ऐसे ही अपने रिक्रूट नहीं कर लेंगे। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब अपने को पता नहीं है। When hiring externally, there is always an element of uncertainty. देखो, हो सकता है कि वो इंटरव्यू तो रट उठा के जैसे तैसे दे दिया, लेकिन उसके पास वैसा कोई स्किल ही नहीं है। जब उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली काम करने के लिए बोला गया, उसको कुछ आता ही नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहा है, चाहे उसके पीछे जितना ही मेहनत कर लो, तो अपना टाइम वेस्ट हो गया ना, तो थोड़ा रिस्की चीज हो गया। तो इसलिए अनसर्टेन है कि क्या पता जिसको अपने हायर किए हैं, जो इंटरव्यू ठीक से दिया है, क्या पता वो काम कर पाए नहीं कर पाए, तो वो भी तो एक फैक्टर है ना, इसीलिए लिखा है अनसर्टेनिटी। द रिस्क ऑफ अ पुअर कल्चरल फिट और अंडर परफॉर्मेंस, मतलब देखो कल्चरल फिट और अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे बीच में और लिखा है। अंडर परफॉर्मेंस मतलब हम लोग उसको बता रहे हैं कि तुम ऐसे करो, लेकिन फिर भी वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो कोई एक्टिविटी कर ही नहीं पा रहा है ढंग से। हाँ,
अरे हटा तो सकते, लेकिन तुम्हारा टाइम तो चला गया, तुम्हारा पैसा तो चला गया, तुम्हारा मेहनत तो जा रहा है। उसको इंटरव्यू करने से फिर तुम नया आदमी को लेके आएगा, फिर उसको सारा बताएगा, फिर इंटरव्यू लेगा, टाइम वेस्ट हो गया ना। यहाँ पे उसका बात हो रहा है। ऑफ कोर्स वो आदमी काम नहीं करेगा तो तुम तो हटाएगा ही उसको। The risk of a poor cultural fit or underperformance may necessitate additional efforts in providing training and support, or even result in a need for replacement. Right? समझ में आया? तो अगर वो अंडर परफॉर्म कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा भाई? मेरे को उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको जितना ही ट्रेनिंग दे दे, जितना ही सपोर्ट दे दे, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है यहाँ पे। तो इस चीज का रिस्क हो जाता है थोड़ा, क्योंकि देखो बाहर से आदमी लोग आ रहे हैं, अपने को तो उनके बारे में वैसे कुछ पता नहीं है। वो तो समय के साथ ही समझ में आएगा कि वो क्या कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो अगर वो नहीं कर पाता है तो ये अपने लिए एक तरीके का लॉस है, मान रिस्की चीज है। एग्जाम चल रहा है तो डिसएडवांटेजेस में 5 पॉइंट पढ़े हैं, जो कि बहुत इजी है, सिमिलर ही एक जैसा ही है। पहला क्या है? थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। क्यों? इंटरव्यू वगैरह लेना पड़ता है। दूसरा, एग्जिस्टिंग मॉरल, एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉइज उन लोग का मोरल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, थर्ड, फ्रस्ट्रेशन अमंग स्टाफ। फिर क्या है? ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, वो अनसर्टेन है। तो देखो हम एक बात बोले, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मिल नहीं रहा है। एक्सपेंसिव भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, अनसर्टेन है, थोड़ा रिस्की है। और फिर तुम लोग का डिक्रीज एम्प्लॉय मॉरल और फ्रस्ट्रेशन, ये दोनों एम्प्लॉय वाला है, ये दोनों सेम है, बस अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो वही बोले, ये एक ही चीज है, बस थोड़ा सा घुमा घुमा के अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है एकदम सेम। तो एक बार मेरे को बताओ, पहला 3 चीज क्या? एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, अनसर्टेनिटी। फिर 2 चीज एम्प्लॉय को लेके है, एम्प्लॉय का मोरल डिक्रीज हो जाएगा, और दूसरा फ्रस्ट्रेशन अमंग स्टाफ। इस तरीके से याद करेगा ना, हो जाएगा। समझ आया? एक बार रिक्रूटमेंट का जो अपने डेफिनेशन किए थे वो देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट मींस आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ रिक्वायर्ड स्टाफ। अपने को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अपने को कैसा स्टाफ चाहिए। कॉन्टैक्टिंग द सोर्सेज, उसके बाद अपने एक बार डिसाइड कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद अपने को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा अलग अलग जगह से कि कहाँ कहाँ से अपने लोग को आदमी को लेके जाए। आज मान लो मेरा कंपनी है, मेरे को कोई एक सर्टेन कॉलेज में जाना है, तो मेरे को उस कॉलेज वाले लोग से बात करना पड़ेगा ना पहले कि भाई हम यहाँ पे, हाँ हम आपके पास आना चाहते हैं। आपका जब मान लो बीकॉम का क्लासेस चलेगा तो हम आ जाएंगे, अपना स्पीच वगैरह देंगे, अपने कंपनी के बारे में बताएंगे। जिस बच्चे को इंटरेस्ट रहेगा वो क्या है, मेरा फॉर्म भर सकता है। हाँ, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं। हाँ, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं। तो वही है। तो रिक्रूटमेंट मींस आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ रिक्वायर्ड स्टाफ एंड कॉन्टैक्टिंग द सोर्सेज। हम लोग कॉन्टैक्ट क्यों करते हैं? टू अट्रैक्ट द सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ताकि बहुत सारे लोग आ जाए, फ्रॉम विच द चॉइस कैन बी मेड। अब देख लो, मान लो प्रणव मेरे पास 20 आदमी आ गया, तो तुम क्या 20 का 20 को रख लेगा कि उसमें से 2-4 को रखेगा? शॉर्टलिस्ट करेगा ना। तो वही चीज है, देखो, फ्रॉम विच द चॉइस कैन बी मेड। हम लोग बहुत सारे लोगों को बुला लेते हैं ताकि हम लोग उसमें से क्या कर सके, शॉर्टलिस्ट कर सके। हम लोग जो हम लोग को बेस्ट लगेगा हम लोग उसको क्या करेंगे, चूज कर लेंगे, और बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है? मैम लेकिन ये केस ऑफर लोगों जो लोग एम्प्लॉय लोग जो लोग सब के लिए वो करते लोगों का पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। क्या? तब जो लोग सब जहाँ पे वो करते हैं प्राइवेट के लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है, तो लोग का नहीं हुआ तो टाइम वेस्ट वाला बात नहीं, सबको ही अलग अलग जगह जाना चाहते हैं एक्सपीरियंस पर, इसमें टाइम वेस्ट वाला कोई चीज नहीं है। चलो ये हुआ। अच्छा, ये वाला चीज जो है ये अपने करेंगे, एक्सटर्नल सोर्सेज बाद में करेंगे, पहले इसमें आओ। हाँ, रिक्रूटमेंट का वो एक पार्ट बचा है, पहले इसमें आओ। मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट आ नहीं रहे, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट काटो। हाँ, पहले सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे आज, वो वाला करवा देंगे। हम जो बोल रहे हैं वो करो। पहले इधर आओ, जो चीज इंपॉर्टेंट है पहले वो करना है अपने को जल्दी जल्दी। 11.3 मेथड्स, ध्यान दो जयेश। मीनिंग ऑफ सिलेक्शन में आओ। Once an adequate number of candidates
becomes available through recruitment. अब recruitment के थ्रू क्या है, बहुत सारे लोग मेरे पास आ गए हैं, the process of selection begins. अब क्या है, मेरा कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, सिलेक्शन वाला प्रोसेस स्टार्ट हुआ है. 100 आदमी मेरे पास आ गया, अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या किए हम, स्टार्ट किए. सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, अब सिलेक्शन का डेफिनेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है. सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली स्क्रीनिंग द कैंडिडेट. स्क्रीनिंग मतलब चेक करना, ऑब्जर्व करना. अब हम लोग केयरफुली स्क्रीन करेंगे. क्यों स्क्रीन करेंगे हम लोग, टू चूज द मोस्ट सुटेबल पर्सन्स फॉर द जॉब वैकेंसीज टू बी फिल्ड. हम लोग क्या चाहते हैं, अगर मेरा डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी हुआ है तो बुद्धू से बुद्धू आदमी आ जाए कि अच्छा से अच्छा आदमी है, अच्छा से अच्छा आदमी आए. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा, प्रॉपरली मेरे को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ताकि अच्छा आदमी मेरे पास आए, है ना. अच्छे लेवल का इंटरव्यूज टेस्ट वगैरह लेना पड़ेगा उससे. अंडर इट द क्वालिफिकेशन, experience, background of applicants are compared with the requirements of the job. अब अगर मेरे को सीए चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हम किसी इंजीनियर को तो रख नहीं सकते. तो क्या है, मेरे को क्वालिफिकेशन उसके पास क्या होना चाहिए, सीए का डिग्री होना चाहिए, है ना. यही सबका डिग्री विग्री उसके पास होना चाहिए. अगर सीए का डिग्री नहीं रहेगा तो क्या हम उस बंदे को रखेंगे, नहीं रखेंगे. क्योंकि मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में किसी मैंने वैकेंसी हो गया है तो मेरे को तो सीए ही चाहिए होगा ना. तो वही मेरे को सारा चीज चेक करना पड़ता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, वो कहीं और काम किया हुआ है कि नहीं है, वो एक फ्रेशर है कि उसके पास कुछ एक्सपीरियंस है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, मतलब वो देखने में एकदम अजीब सा और अजीब सा लैंग्वेज है ना, ऐसा वैसा तो नहीं है ना. इट इज द प्रोसेस, मतलब ऐसा है कि भाई ठीक है सीए कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसका बुद्धि उतना काम नहीं करता है. हाँ, मतलब उल्टा फुल्टा बोलता है, ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, तो वैसा आदमी को तो नहीं रखेंगे ना, चाहे वो जितना ही सीए किया हुआ हो. तो हम लोग को सब चीज देखना पड़ता है. इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ऑल द कैंडिडेट्स इनटू 2 कैटेगरीज. तो सिलेक्शन में बेसिकली अपने क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कैंडिडेट्स को 2 कैटेगरी में. वो 2 कैटेगरी क्या है, पहला दोज हु आर टू बी एम्प्लॉयड एंड दूसरा दोज हु आर टू बी रिजेक्टेड. ठीक है ना. तो पहला तो भाई अपने एक ग्रुप बना लेंगे कि जिसको जिसको दो यहाँ पे कैटेगरी हो जाएगा. एक ग्रुप जिसको अपने सिलेक्ट करेंगे और एक ग्रुप जिसको टोटली अपने को क्या करना है, रिजेक्ट करना है. मान लो 100 आदमी आ गया, उसमें से 40 आदमी को अपने उस ग्रुप में भेज दिए जो लोग क्या है, अपने को लग रहे हैं कि हाँ भाई इन लोग आ सकता है, इसको अपने ले सकते हैं. हाँ, और बाकी 60 आदमी को अपने को रिजेक्ट करना है. तो जितना उस कैटेगरी में अगर अपने भेज दिए कि भाई तुम 60 आदमी वाले कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तुम लोग को तो साथ ही साथ घर भेज देंगे कि तुम लोग तो भाई रिजेक्ट हो चुका है. और अब 40 आदमी जो अपने को लग रहा है कि हाँ इन लोग सब क्या है, सुटेबल है, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 40 का 40 को रख लेंगे. अब उसमें से भी क्या करेंगे, अपने शॉर्ट लिस्ट करेंगे. हाँ, थोड़ा एडवांस लेवल का एग्जाम इंटरव्यू वगैरह लेंगे, जो अच्छा से अपने को परफॉर्म करेगा, जो अच्छा से अपने को टेस्ट वगैरह देगा उसको रख लेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, घर भेज देंगे. तो वही चीज है. तो यहाँ 2 ग्रुप बन जाते हैं. ये कौन सा प्रोसेस, रिक्रूटमेंट मेरे को बताओ तो कौन सा प्रोसेस था, लोगों को कौन सा प्रोसेस था वो, ढूंढना, लोगों मुन्ना पॉजिटिव प्रोसेस था. और ये एक नेगेटिव प्रोसेस है. क्यों, बिकॉज अनसुटेबल कैंडिडेट्स आर एलिमिनेटेड और रिजेक्टेड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सुटेबल कैंडिडेट. सो यहाँ पे अपने बेसिकली देखो, सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि अनसुटेबल कैंडिडेट्स लोग अपने क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं. समझ में आया, इसीलिए क्या है ये एक नेगेटिव. अच्छा मेरे को बताओ तो यहाँ पे रिजेक्शंस कम है कि ज्यादा है, रिजेक्शन ज्यादा है. हाँ, 100 आदमी आएगा तो मिनिमम अपनी 4 से 5 आदमी 7 आदमी को रखेंगे, बाकी को तो सबको हटा देंगे. तो यहाँ पे रिजेक्शन ज्यादा है, इसीलिए सिलेक्शन एक क्या है, अपना नेगेटिव प्रोसेस है. The number of candidates rejected are much more than those actually selected. तो यहाँ पे सिलेक्शंस कम है, रिजेक्शन ज्यादा है. ये वाला चीज लिखना पड़ेगा कि वाई सिलेक्शन और नेगेटिव प्रोसेस. तो तुम लोग को ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा कि इसमें रिजेक्शन ज्यादा है और रिक्रूटमेंट नहीं, सिलेक्शंस कम है. मोरोवर, एक मिनट, हाँ, moreover tests, interviews and other techniques of selections are more reliable for rejection of unsatisfactory candidates
than for identifying the ideal candidates. देखो आज हम लोग किसी का चेहरा हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या उसको अपने हटा देंगे? नहीं, ये खराब लगता है। इसीलिए टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, ये सब एक अच्छा जरिया है। ये सब ले लो। अगर आदमी फेल हो रहा है तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा, उसको वो सेटिस्फाई रहेगा ना कि हाँ भाई मैं फेल हो चुका हूँ तो मेरे को कैसे लिया जाएगा। तो ये सब जो टेस्ट हो गया, इंटरव्यूज हो गया, ये सब एक अच्छा मीडियम है मैंने अनसेटिस्फाइड कैंडिडेट्स लोग को हटाने का। ठीक है, अनसुटेबल कैंडिडेट्स लोग को हटाने का। सिलेक्शन पहले होता है कि रिक्रूटमेंट पहले होता है? रिक्रूटमेंट पहले होता है। सिलेक्शन इज ऑलवेज डन आफ्टर रिक्रूटमेंट। तो पहले रिक्रूटमेंट होता है, फिर बाद में सिलेक्शन होता है। लोग आएंगे ही नहीं तो अपने कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, है ना? तुम हुआ था लगता है। द बेसिक पर्पस ऑफ सिलेक्शन is to अच्छा बेसिक पर्पस क्या है सिलेक्शन का? is to choose the right type of candidates to fill various positions in the organizations. तो अपना सिलेक्शन का पर्पस क्या है कि भाई मेरे कैंडिडेट्स में सही तरीके का आदमी आना चाहिए। जैसा आदमी मेरे को चाहिए, मेरा डिपार्टमेंट को जिस तरीके का आदमी चाहिए वैसा ही आदमी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। इसीलिए हम लोग इतना लंबा चौड़ा क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम सेट कर रहे हैं, टेस्ट वगैरह ले रहे हैं, इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं और हैन तेन जो भी कर रहे हैं। समझ आया? तो ये सब से ना तुम लोग को बीच में कुछ भी मतलब एमसीक्यू वगैरह में कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट है थोड़ा अच्छे से। ये नहीं कि भाई बड़ा है तो तुम लोग 2-4 लाइन 4-5 लाइन पढ़ के चला जाएगा। ये सब थोड़ा रीड करना, रीड करने से भी क्या है तुम लोग आराम से एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कर पाएगा। समझा मेरा बात? एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, अब स्मॉल थोड़ी ना है, मतलब ये करना है अप्लाई करना है, तो उसमें जैसे 2-3 लोग आए और हम लोग का इंटरव्यू नहीं लेते, जैसे मतलब ऐसी चेहरा देख के वो काम देख के और देखो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में हमें बात हो रहा है, छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग ऐसे नहीं करते हैं, इस हिसाब से फंक्शन नहीं करते हैं उन लोग। समझा? उन लोग के पास कोई, हाँ उसके पास कोई ना कोई 100 आदमी 200 आदमी आ जाएगा। ये सब तुम्हारा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो बहुत, जिसके पास बहुत फंड्स हैं, जो बड़े स्केल में काम कर रहे हैं, उन लोग ये सब चीज अफोर्ड कर पाएगा ना। ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में जो ये सब तुम लोग का थ्योरी में लिखा हुआ है। इसमें एक जगह तुम लोग का, इसमें तुम लोग का एक जगह ये भी आएगा जब अपने स्टेप्स पढ़ेंगे कि ना जिस कैंडिडेट को अपने ले रहे हैं, जिसको चूज किए हैं, उसका मेडिकल चेकअप करवाना पड़ता है। कोई मेरा मेडिकल चेकअप करवाए 2 थप्पड़ उठा के देंगे उसको, जाएंगे नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में। मजाक मस्ती थोड़ी है ये सब। ऐसे भी बता रहे तो। और तुम लोग का ये वाला, हाँ एग्जैक्टली, और ये वाला बुक में तुम लोग का खुद का लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। जरूरी नहीं है सारा ऑर्गेनाइज, जैसे यहाँ पे तुम लोग का देखो, यहाँ पे आएगा, कहाँ गया ये तो रहा, स्टेप्स आएगा, तो इसमें बहुत सारा स्टेप्स तुम लोग का लिखा हुआ है, लेकिन इसमें खुद तुम लोग को लास्ट में बोल रहा है कि ये सारा स्टेप्स हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना प्रेफरेंस रहता है, अपना चॉइस रहता है, उसको जो चीज अच्छा लग रहा है वो स्टेप को फॉलो करेगा, बाकी स्टेप फॉलो करना जरूरी नहीं है। समझा? नहीं ये लॉ नहीं है। हाँ ठीक ही बोला, बोल ये लॉ रूल नहीं है, एक नॉर्मल जनरल सा चीज दिया है, ये एक जनरल चीज है बस। आर्मी का टेस्ट, आर्मी में होता है वैसे टेस्ट दो और मेडिकल से करो। अब जैसे तुम लोग को अगर वो उसमें जाना है, क्या बोलते हैं ना, एयरलाइंस में, तब तुम लोग का हाइट, वेट, कलर, कॉम्प्लेक्शन, हैन तैन करके देखेगा। तो वो सब एक पर्टिकुलर फील्ड्स में ये सब चीज इतना देखा जाता है, हर फील्ड्स में नहीं देखा जाता। चलो, सिलेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। देखो तुम लोग को मान लो ये दे दिया, डैश इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, और 2-4 तो दे दिया, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, और एक तो चीज दे देगा। इसीलिए हम तुम लोग को बोल रहे हैं एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान दो। पर्सनल वर्ड का मतलब तुम लोग को पता है, स्टाफ, वर्कर, एम्प्लॉय जो काम करते हैं। तो सिलेक्शन बहुत जरूरी है इन लोग के लिए। अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे हमने ढंग से तो कोई भी कैसा भी तरीके का एम्प्लॉय मेरे पास आ जाएगा, और अगर कोई एरा गहरा एम्प्लॉय आ गया तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन को डुबा देगा। इसलिए अच्छे से सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो सिलेक्शन is an important function of personnel management. Errors committed at the time of selection may prove very costly. तो अगर आपने कोई गलती कर दी है सिलेक्शन करते वक्त, तो अपना ही मान लो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। If the selection process is faulty,
अब मेरा सिलेक्शन का तरीका ही बेकार है मान लो, तो क्या होगा, अनसुटेबल कैंडिडेट्स लोग अपॉइंट हो जाएगा। जो पता चला अच्छा अच्छा कैंडिडेट्स को तुमने भेज दिए घर और बेकार बेकार को अपने पास रख लिए, क्यों? उन लोगों का गलती नहीं है, गलती अपना ही, अपने प्रोसेस में कुछ गलती निकल गया। एज अ रिजल्ट द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोज डाउन। तो अपने कारण क्या होगा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगा, है ना। Such persons shirk work and absent themselves from work quite frequently. Shirk का मतलब क्या होता है बताओ तो? हाँ नहीं, shirk work मतलब वो ना लेजी, उसको पता है ये चीज डिफिकल्ट है ना, वो नहीं कर पाएगा तो बस वो टाल रहा है मान लो। हाँ वो लेजी है, मतलब मान लो वो ठीक से अपना काम करना नहीं चाह रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं चाह रहा है। वो मैं तो पोस्ट में पूछ रहा था, वो जैसे काम करे वैसे। Such persons shirk work and absent themselves from work quite frequently. और क्या करे, ढंग से काम नहीं करे, बार एक दिन आता है एक दिन नहीं आता, फिर एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है। They may ultimately leave there. उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होगा, फिर एक कुछ टाइम बाद क्या होगा, अपना काम ही छोड़ देगा मान लो, है ना। तो ऐसा एम्प्लॉयज लोग तो भाई एफिशिएंट नहीं हुआ ना, इन लोग तो बेकार हुआ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम जा रहा है ऐसे। दिस लीड्स टू वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी स्पेंट ऑन देयर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो ऐसे लोगों के पीछे मेरा जो ट्रेनिंग के पीछे जो इन लोगों का मेरा जो हिम्मत लगा है, एफर्ट्स लगा है, सिलेक्शन के पीछे जो खर्चा लगा है, वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, है ना। प्रॉपर सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अप अ सुटेबल वर्कफोर्स। तो मेरे को क्या करना है, प्रॉपरली सिलेक्ट करना है वर्कर को, और जो वर्कर के पास जिस हिसाब का स्पेशलाइजेशन है उसको वैसे ही डिपार्टमेंट में देना है। इंजीनियर को हम लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नहीं भेज सकते, है ना। आज हम सोचे मैं इंजीनियर है, थोड़ा बहुत अकाउंट्स का काम सिखाएंगे तो संभाल लेगा, ये वाला अगर अपने फॉलो करेंगे तो अपना ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगा। तो जिसके पास जिस चीज का टैलेंट है, जो आदमी जिस चीज में एक्सपर्ट है, उसको वैसा ही काम देना चाहिए। समझ में आया? तभी हम लोग एक अच्छा वर्कफोर्स बन पाएगा। It helps to improve the efficiency of operations and the morale of employees. देखो आज अगर कोई बंदा सीए है और अगर हम लोग उसको अकाउंट्स का काम दे पा रहे हैं, तो वो क्या है, वो सेटिस्फाइड रहेगा ना कि मेरे को मेरे लायक का ही काम मिल पा रहा है, तो वो अच्छे से काम भी कर पाएगा। धीरे धीरे उसके बाद एक्सपीरियंस भी आता रहेगा, अपना और बुद्धि को हम लोग को और अच्छे से डिसाइड मैंने डिसीजंस लेने में हेल्प कर पाएगा। The rate of labor turnover and absenteeism can be kept low. तो हम तुम लोग को लेबर टर्नओवर का मतलब बताए थे, बोलो। लेबर प्रोड्यूस मतलब कमाता है, लेबर जो अगला दिन आता है, जो प्रेजेंट रहता है लेबर। लेबर टर्नओवर मतलब साल में जितना भी वर्कर्स लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो देखो अगर हम लोग, अच्छा आप बोल रहे उल्टा है। हाँ अगर हम लोग, मेरे को सीए चाहिए और मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट खाली है, तो सीए हम लोग जिसको हायर करें अगर उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही दे रहे हैं, तो वो अपना काम के संग सेटिस्फाइड रहेगा ना। तो इससे क्या है, वो मेरा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि वो अपना काम के संग सेटिस्फाइड रहेगा। तो अगर हम लोग सही बंदा को चूज करेंगे तो लेबर टर्नओवर भी नहीं होगा और एब्सेंटीज्म भी नहीं होगा। समझ में आया? पर वो सेम चीज करते बोर हो जाएगा। नहीं ऐसे तो ही ना होता है। आज हम सीए बन रहे हैं, आज हम सीए बन रहे हैं क्यों? आज तुम लोग तो मेरे को भी ऐसे बोल सकते हैं, हम टीचर है, हम पढ़ा रहे, तुम अपना काम से बोर हो जाएंगे क्या? ऐसे नहीं होता है, ऐसा कि मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंट काम भी देना पड़ता है। ऐसे थोड़ी होता है सब। दोनों का भी नहीं ये को बोलेगा हम लोग के साथ केवल आपके जो एमसीक्यू पीछे दिया था वही बार देख लोगे, वही आता है, मतलब यूनिट टेस्ट में भी बोले थे ये वही कहाँ से आया ये टॉपिक? इसके पीछे जो क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन। अरे वो तू, बीच में बोल रहे नहीं सच में अरे हम हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर, एमसीक्यू वाला बात कहाँ से आया? हम बोर्ड्स का बात कर रहे हैं, स्कूल का बात नहीं कर रहे हैं हम। नहीं बोर्ड्स इतना अच्छा नहीं है। हम पढ़ाएं अभी, ध्यान दो अभी सबको ही, खाली बस बात करवा लो तुम लोग से। सिलेक्शन इज डिफिकल्ट फ्रॉम रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन थोड़ा सा देखो, रिक्रूटमेंट में तो क्या करना है, अपने को बस एडवर्टीजमेंट वगैरह देना है, लोग आ जाएंगे, लोगों का काम है आना। सॉरी बस
लोग आ जाएंगे, ठीक है ना, लोगों का क्या जाएगा, लेकिन उसके पीछे तो फिर मेरे को अपना बुद्धि लगा के इंटरव्यू वगैरह लेके अच्छे से दिमाग लगाना है कि किसको लेना है नहीं लेना है। तो रिक्रूटमेंट ज्यादा इजी चीज हुआ कि सिलेक्शन ज्यादा? रिक्रूटमेंट इजी चीज है, सिलेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज है। तो सिलेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रिक्रूटमेंट। इट इन्वॉल्व्स वीडिंग आउट और एलिमिनेटिंग अनसुटेबल कैंडिडेट्स। ऐसे भी किसी को recruit नहीं कर सकते। वही तो लिखा है, सिलेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट अलग है, सिलेक्शन अलग है। हम लोग सिलेक्शन में क्या कर रहे हैं, अनसुटेबल कैंडिडेट्स लोग को एलिमिनेट कर रहे हैं। जो बंदा सुटेबल नहीं है, जो हम लोग को लग नहीं रहा है उतना अच्छा, उसको हटा दे रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं, है ना। पर मोस्टली लोग मतलब अच्छा कोई recruit करता है और फिर select मोस्टली लोग क्या, सभी? अरे वाह, select नहीं, recruit तो मतलब रिक्रूट तो भाई बेकार आदमी भी आते हैं, अच्छा आदमी भी आते हैं। अरे आज हम जब सीए कर रहे थे, हम तुम लोग को लाइव चीज बताते हैं। हम जब आर्टिकलशिप करने गए थे, ऑफिस में इंटरव्यू देने गए थे, हम इंटरमीडिएट तक मेरा क्लियर है। तो जब हम आर्टिकलशिप करने गए थे, तो हम एक ऑफिस में गए थे इंटरव्यू वगैरह देने के लिए। तो हम लोग का जो टीचर था वहाँ पे, जो भी था, वो एक इंटरव्यू ले रहा, वो कौन था नहीं था मेरे को पता नहीं, हम तो ज्वाइन नहीं किए थे फिर वो। तो जो बंदा इंटरव्यू ले रहा था, तो 4-5 जन का ले रहा था साथ में बैठा के, अलग अलग लोगों को अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहा था। तो अकाउंट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछते हैं लोग। तो मेरे को पूछा, बोल दिए, 1-2 जन को और पूछा, बोल दिए जो था। एक बंदा को जर्नल पूछे नॉर्मली कि गोल्डन रूल्स मेरे को बता दो क्या है, वो नहीं बोल पाया, और वो आर्टिकलशिप के लिए आया था, सोचो। तो ऐसे बहुत सारे, अब जो बंदा, ऐसा कोई नहीं है भाई भूल सकते। तुम अकाउंट्स किया, तुम भूल जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है, कैसे भूल जाएगा भाई। हाँ भाई, यस, ये सब जो है वो ही तुम कैसे भूल जाएगा। अकाउंट्स तुम कर रहे हैं, सीए इज ऑल अबाउट अकाउंट्स, और तुम उसका बेसिक ही भूल जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर क्या हुआ कि वो बोल ही नहीं पाया, तो उसको सिलेक्शन थोड़ी ना होगा उसका, उसको तो निकाल दिया गया था कि भाई ठीक है, आप चले जाइए। सिंपल सा चीज है। बहुत सारे स्टूपिड लोग भी जाते हैं, बहुत अच्छे लोग भी जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि जो सुटेबल है वही जाता है बस इंटरव्यू के लिए। इसलिए आप जा चुके थे, अगर आप नहीं करते आप नहीं करते। हाँ, अरे भाई आर्टिकल का आप क्यों ज्वाइन किए? क्योंकि मेरे को फिर उतना कुछ समझ नहीं आया, हम बहुत जगह इंटरव्यू देते, फिर लास्ट में हम अपना, मेरे तो नानू सीए है ना, तो हम लोग का खुद का फॉर्म है, तो फिर हम वही किए। और हम भी ज्यादा दिन नहीं किए, क्योंकि मेरे को कुछ उतना खास नहीं लगा हाँ, इसलिए। मेरा खुद का नाना का था, तो सैलरी तो भाई मेरे को जितना चाहिए था हम डायरेक्ट निकाल लेते थे। नाना का है तो उसमें क्या सैलरी। Therefore it is a negative, और आर्टिकलशिप अगर तुम करने जाते हो, तुमको 2,500 से ज्यादा नहीं मिलता। और इससे अगर उनका आर्टिकल से तो होता क्या है, बस एक पूरा जो प्रैक्टिकली तुम आगे जाके काम करेगा वो तुमको सिखाता है उसमें, और वो तुम्हारा फाइनल्स में काम आता है। तुम आर्टिकलशिप नहीं करेगा, तुम फाइनल्स का एग्जाम देने में तुमको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए आर्टिकलशिप, पागल तो है ना लोग 2,500 रुपए के लिए काम करेगा। चलो, therefore it is a negative process। तो सिलेक्शन कौन सा प्रोसेस है, नेगेटिव प्रोसेस। On the other hand, recruitment is a positive process because it involves attracting a sufficiently large number of candidates so that the eligible employees can be selected। तो हम लोग को ये चीज रिविजन हो गया, हम लोग ऑलरेडी रिक्रूटमेंट वाले उस पेज पे पढ़ चुके थे कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को बुला ले रहे हैं ताकि हम लोग बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉइज को सिलेक्ट कर सके। यहाँ तक मार्क करूं, ठीक है, हुआ। उसके बाद डिस्टिंक्शन में आओ, डिस्टिंक्शन आ रहा है। रीड कर लो एक बार, श्योर नहीं है इस चीज नहीं के है, डिस्टिंक्शन में लिखा हुआ है, डिस्टिंक्शन का भी आप वो नहीं। इस स्कोप में तो नहीं, आप वेबसाइट देखिए, वेबसाइट में। अरे अभी वेबसाइट ये सब देखेंगे करेंगे, इससे बेटर पढ़ ही लो ना यार। नहीं, इधर आओ। तो ऐसे का टाइम वेस्ट, अब हम लोग को बोलते टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पढ़ा दो रिक, जज बात बहुत हो रहा है ऐसे, फिर एक बार मना कर दिए ना, बस चुप। मीनिंग में आओ, क्या लिख, श्योर, सोच लो। हम श्योर नहीं है डिस्टिंक्शन को लेकर।
इसमें तो लिखा हुआ नहीं, अब अगर दे दिया तो पता नहीं। ठीक है, चलो आओ स्टेप्स में आ जाओ। क्या दे दिया तो क्या, अरे नहीं है, नहीं है। आओ इधर स्टेप्स में। Selection procedure is used for the purpose of ascertaining whether or not candidates possess the qualifications required for the job. क्या लिखा हुआ है देखो, ध्यान दो, रीड करो वो लाइन को। हम लोग सिलेक्शन वाला प्रोसीजर को क्यों यूज करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ असर्टनिंग, ये जानने के लिए whether or not candidates possess the qualifications required for the job. इस लाइन का मतलब क्या है बताओ तो मेरे को, ये जो लाइन हम अंडरलाइन किए हैं। इसके पास क्वालिफिकेशन है कि वो जॉब में आए, सीए का उसको जॉब सीए का चाहिए, डिग्री इंजीनियर का लेके बैठा है तो नकली सीए का डिग्री बनवा तो ये चेक। यस, हम लोग सिलेक्शन वाला प्रोसीजर को इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग समझ सके कि उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है, नहीं है ना, वो झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, हर चीज रियल है ना उसके पास सर्टिफिकेट। बिकॉज आजकल बहुत जन फेक सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं ना, तो इसीलिए भी हम लोग को करना पड़ता है। हाँ एग्जैक्टली। अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सिलेक्शन, अच्छा मेरा सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होना, प्रोसीजर मतलब क्या होता है? स्टेप्स। प्रोसीजर मतलब स्टेप्स। तो ये जो मेरा सिलेक्शन का स्टेप्स है ये क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। तो वही है, a well organized selection procedure should be designed to select suitable candidates for various jobs. तो भाई पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, ये तो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा ना, एक प्रॉपर स्टेप मेरे को बनाना पड़ेगा। वही स्टेप हम लोग को फॉलो करना है उन लोग को सिलेक्ट करते वक्त। पहले इंटरव्यू, पहले एग्जामिनेशन की क्या होगा। Each step in the selection procedure should help in getting more and more information about the candidate. तो हर एक स्टेप में मेरे को क्या मिलना चाहिए? उस पर्टिकुलर आदमी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे को क्या करना है, उसके बारे में ग्रैब करना है। तो मेरा ऐसा प्रोसेस होना चाहिए सिलेक्शन का, इतना ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, ऐसा क्वेश्चन सेट करें कि मेरे को अच्छा अच्छा इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाए। ठीक है ना? There is no ideal selection procedure appropriate for all cases. ये वाला लाइन छोड़ दो, यहाँ तक मार्क करो, उसके बाद तो नॉर्मल है, यहाँ तक मार्क करो। मार्क किया? चलो आओ देखो, ये अपना स्टेप से अपने रीडिंग करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो अपना सिलेक्शन का है वो क्या है? प्रेलिमिनरी इंटरव्यू। प्रेलिमिनरी मतलब सबसे पहला, प्राइमरी, हाँ पहला। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, दिस इज एसेंशियली टू चेक वेदर द कैंडिडेट फुलफिल्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो ये इंटरव्यू हम लोग सबसे पहला इंटरव्यू इसीलिए करते हैं, ये चेक करने के लिए कि भाई उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मैंने ये 12 तक तो पढ़ा हुआ है ना एटलीस्ट, आगे का देखेंगे, प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई वो देखेंगे, मिनिमम इसके पास कितना नॉलेज है वो सब भी तो अपने को देखना पड़ेगा, है ना? द प्रेलिमिनरी इंटरव्यू इज जनरली क्वाइट ब्रीफ। तो प्रेलिमिनरी ब्रीफ क्या होता है? ब्रीफ का मतलब तो जो सबसे पहला वाला इंटरव्यू होता है वो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है, वो छोटा मोटा सा ऐसे ही होता है बस। इट एम्स टू एलिमिनेट द टोटली अनसुटेबल कैंडिडेट्स। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू किया जाता है, जो एकदम ही बेकार बुद्धू माने अनसुटेबल कैंडिडेट्स है उनको तो पहले स्टेप में हटा दिया जाता है। ठीक है? द जॉब सीकर्स, जॉब सीकर कौन हो गया? जिसको जॉब चाहिए। द जॉब सीकर्स आर रिसीव्ड एट द रिसेप्शन काउंटर ऑफ द कंपनी। जो जॉब के लिए आ रहे हैं मेरे पास, रिक्रूटमेंट जो अपने पढ़े, बहुत सारे लोग आ रहे हैं ना, वो लोग कहाँ आ रहे हैं? रास्ता में थोड़ी बैठ जा रहे हैं, वो लोग मेरे रिसेप्शन काउंटर में आ रहे हैं। द रिसेप्शनिस्ट और सम अदर ऑफिशियल इंटरव्यूज द कैंडिडेट टू डिटरमाइन वेदर इट इज वर्थवाइल फॉर द कैंडिडेट टू फिल अप द एप्लीकेशन ब्लैंक। तो जो अपना रिसेप्शनिस्ट है जिसके पास उन लोग आ रहे हैं, उन लोग हल्का फल्का क्या करता है? इंटरव्यू करता है, ये देखने के लिए, ये समझने के लिए कि उन लोग वर्थ है क्या। एप्लीकेशन ब्लैंक पता है तुम लोग को क्या होता है? जिसमें एक फॉर्म टाइप का जिसमें बहुत सारा क्वेश्चंस वगैरह होता है, डिटेल्स होता है, तो देखो उसका भी तो पैसा लगता है। तो पहले तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में क्या होता है? छपाएगा उपाएगा पैसा नहीं लगेगा। हाँ, तो रिसेप्शनिस्ट जो होता है उन लोग क्या है, पहले तो देख लेता है कि कैसा लग रहा है, कुछ क्वेश्चन छोटा मोटा पूछ रहे, देखता है अगर आंसर दे पा रहे हैं तो एप्लीकेशन ब्लैंक उसको भरने के लिए देगा,
नहीं तो एप्लीकेशन भी नहीं देगा कि भाई फालतू में क्यों हम अपना रुपया बर्बाद करें, उसको ऐसे ही सीधा सीधा घर भेज देगा। देखेगा कि रिसेप्शनिस्ट से कैसे बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। कैंडिडेट्स पोजेसिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशंस, तो ऐसा कैंडिडेट लोग जो जिसके पास मिनिमम कम से कम क्वालिफिकेशन है एंड हैविंग सम चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, और जिसको लग रहा है कि हाँ भाई ये सिलेक्ट हो सकता है, आर गिवन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म नोन एज एप्लीकेशन ब्लैंक। तो उस बंदे को हम लोग अगर लग रहा है कि हाँ ये सूटेबल है, इसके पास हम लोग को लग रहा है कि चांस है, क्या पता ये सिलेक्ट हो ही जाए, उस बंदे को हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म दे देते हैं जिसका क्या नाम है, एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक है उसका नाम। कैसा लगा मेरा कहानी? हम तो स्टोरी सुना रहे तुम लोग को। देखो कॉमर्स में वैसे ही होता है वो, सही बात है। ट्रेनिंग चल रही है। The preliminary interview is beneficial to both the employer and the candidate। तो ये जो preliminary interview है ये दोनों के लिए फायदेमंद है। किन दोनों के लिए? एम्प्लॉयर के लिए भी और कैंडिडेट। कैंडिडेट मतलब कौन हो गया? जिसको जॉब चाहिए, जिसका इंटरव्यू लिया गया है। दूसरा जगह तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा? It saves the time and expense of the employer in processing the applications of unfit candidates। देखो आज मान लो अगर हमने प्रिलिमिनरी इंटरव्यू नहीं किए, ध्यान दो, मान लो आपने प्रिलिमिनरी इंटरव्यू नहीं किए, आपने उसको सीधा फॉर्म पकड़ा दिया और जो तो फॉर्म में लिखा है, मतलब ठीक है ना, मतलब उल्टा फुल्टा फॉर्म में लिख के आ गया है, तो मेरा समय भी बर्बाद हो रहा है और साथ में वो पैसा भी गया मेरा प्रिंटिंग का। तो इसीलिए क्या है, अगर हम लोग प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कर लेते हैं तो ये कैंडिडेट के लिए भी फायदा है और एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा है। अच्छा सुनो मेरा बात, एम्प्लॉयर के लिए कैसे फायदा है वो तो देख लिया, अब एम्प्लॉय के लिए कैसे, कैंडिडेट के लिए कैसे फायदा है देखो। द कैंडिडेट्स आर ऑल्सो सेव्ड फ्रॉम द ट्रबल ऑफ पासिंग थ्रू अ लॉन्ग प्रोसीजर एंड बीइंग रिजेक्टेड। कि भाई पहले तो लंबा चौड़ा प्रोसेस को फॉलो करो, प्रोसीजर को, उसके बाद लास्ट में रिजेक्ट हो जाओ, तो वो इस चीज मैंने डर से भी क्या है वो बच जाता है ना। पता चला बेचारा मेरा इतना टाइम हुआ, इतना हम टाइम अपना वेस्ट किया और लास्ट में मेरे को क्या मिला, रिजेक्शन मिल गया। चलो समझ में आया। तो पहला स्टेप क्या है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। आधा घंटा 9 बजे तो और माइक बेकार बात मत करो तुम लोग। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू समझ में आया कि समझाए? तो प्रिलिमिनरी मतलब ब्रीफ, छोटा इंटरव्यू, सबसे पहला इंटरव्यू जो अपने कर रहे हैं। चलो दूसरा, एप्लीकेशन ब्लैंक। अब एप्लीकेशन ब्लैंक मतलब क्या था, एप्लीकेशन फॉर्म, टेस्ट पेपर। चलो ध्यान दो, एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा अब एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या रहेगा, कॉलम्स फॉर नेम, एज, एड्रेस, एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स, है ना। A variety of application forms are used in practice। तो बहुत तरह तरह का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। The application form should provide all the relevant information। ये नहीं कि तुम क्या खाए हो, क्या पिए हो, तुमको कौन सा अच्छा लगता है पीना, ये सब उल्टा तो उल्टा पुल्टा चीज तो हम लोग नहीं पूछ सकते, इसलिए जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वही क्या वैसा ही क्वेश्चंस अपने देंगे ताकि अच्छा से अच्छा इंफॉर्मेशन। The application form should provide all the relevant information about the candidate and yet be brief। और ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो कि ये छोटा हो, पता चले वो एक पेज का आंसर लिख के दे दिया मेरे को, पढ़ते पढ़ते हम ही पागल हो गए, ठीक है ना, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन ब्लैंक is an important step in selection procedure। तो एप्लीकेशन ब्लैंक क्या है,
ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है किसका सिलेक्शन प्रोसीजर का, सिलेक्शन के स्टेप्स का। इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड एंड परमानेंट, अच्छा जो एप्लीकेशन ब्लैंक हम लोग को दिया है, कंपनी को दिया है, कंपनी वाला क्या करेगा, फाड़ के फेंक देगा उसको कि अपने रिकॉर्ड से मेंटेन करेगा, रिकॉर्ड से मेंटेन करेगा। जैसे मान लो तुम लोग जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हम लोग फाड़ के थोड़ी फेंक देंगे, हम लोग भी तो रखेंगे ना। बस हम अगले दिन वो पढ़ाना भी भूल जाएंगे क्या है। इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड एंड परमानेंट रिकॉर्ड अबाउट द कैंडिडेट। तो यहाँ पे अगर मेरे पास वो एप्लीकेशन ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म भर के मेरे को दिया है, मतलब मेरे पास क्या है, उसका पूरा डिटेल्स है, परमानेंट रिकॉर्ड मेरे पास, रिकॉर्ड से मेरे पड़ा रहेगा वो। इट रिफ्लेक्ट्स द कैंडिडेट सुटेबिलिटी एंड इंटरेस्ट फॉर द जॉब। तो मेरे को वो देख के समझ में आएगा कि ये सुटेबल है कि नहीं और उसको इंटरेस्ट है कि नहीं जॉब में, है ना। अच्छा यहाँ तक बात करूँ एक बार। देखो एप्लीकेशन ब्लैंक ऑल्सो सर्व्स एज द बेसिस फॉर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। देखो अब हम लोग का एप्लीकेशन ब्लैंक में क्या किया, वो डिटेल वगैरह भर के दे दिया, हम उसको फाड़ेंगे तो नहीं, हम तो उसको अपने पास रखेंगे। तो जब हम फर्दर इंटरव्यू लेंगे, अभी तो इंटरव्यू हुआ नहीं है, जब इंटरव्यू लेंगे तब क्या है, हम उसका उस एप्लीकेशन फॉर्म को रेफर कर पाएंगे कि मान लो सेम क्वेश्चन पूछे और हो सकता है वो इंटरव्यू के वक्त अलग आंसर दे रहे हैं और एप्लीकेशन फॉर्म में अलग आंसर लिखा हुआ है, तो उसको हम समझ पाएंगे कि क्या है क्या नहीं। मतलब वही एप्लीकेशन ब्लैंक तो तुमको वही भरना पड़ेगा। कुछ भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लो वो मैंने इंटरव्यू में कुछ अलग बोल रहे हैं, इंटरव्यू में कुछ अलग बोल रहे हैं और एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ अलग ही लिखा हुआ है ना, तो वो ऑपोजिट हो गया ना। तो वहां पे जो इंटरव्यू लेगा वो उसको पकड़ सकता है कि तुम तो दो अलग अलग बात बोल रहे हैं मेरे को, तो इसीलिए अच्छा होता है ये। तो लोगों एक एक बैठो चुपचाप। पहला स्टेप क्या था, हाँ चेक करना, कहाँ लिखा हुआ है स्क्रूटिनाइजिंग, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म जो लोग भर के दिया वो क्या करेंगे, ऐसे रख देंगे कि तुम देखेगा वही स्क्रूटिनाइज करना होता है, समझो, मतलब चेक करना, भाई स्क्रीनिंग स्क्रूटिनाइजिंग सब एक होता है। चलो बताओ मेरे को, तो पहला स्टेप क्या देखे, पहला स्टेप अपने क्या देखे, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, दूसरा एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक में किसका डिटेल्स होगा, कैंडिडेट का, जैसे कि नेम, एड्रेस, एज, एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस वगैरह की। उसके पास हो सकता है ना कोई आदमी फ्रेशर है, हो सकता है उसके पास काफी एक्सपीरियंस है, मैंने 6-10 साल का एक्सपीरियंस है। एक आदमी है जो फ्रेश है और एक बिगनर है और एक आदमी है जिसके पास काफी साल का एक्सपीरियंस है, तो वैसा काइंड ऑफ, समझ में आया। 3 में आओ। हो गया नहीं नहीं, इसलिए 3 का थोड़ा सा ज्यादा है, ये सब भी है, स्टेप है तो स्टेप कैसे तुम जंप करेगा। चलो ये वाला पैरा तो देखें एक बार, चलो पंखा बंद कर, ठीक है नंबर ठीक है, बस ये पाया, बस ये सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट में आओ। आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग द एप्लीकेशंस, अब एप्लीकेशन फॉर्म मिल गया ना, अब हम लोग क्या करेंगे, उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे। A list of those candidates is prepared who will be tested and interviewed। तो हम लोग वो वाला लिस्ट बनाएंगे अब जिसका एक्चुअल में क्या होगा, मैंने जिसको हम लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे और जिसका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। अच्छा
Tests. मतलब रिव्यू करता हूँ। हाँ, tests have become a popular device for screening candidates. तो अगर हम लोग को कैंडिडेट्स लोग को चेक करना है, ऑब्जर्व करना है, समझना है, तो एक पॉपुलर चीज क्या है? टेस्ट। टेस्ट ले लो, अगर अच्छा मार्क्स लेके आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है, फेल हो जा रहा है तो हटा दो, है ना? यहाँ तक मार्क करूं? हर बच्चा ऐसे थोड़ी ना होता है। ज्यादा ही रखते हैं। जो लाइंस मार्क कर रहे हो उसे पढ़ो, सारा पढ़ने का जरूरत नहीं। इंडिविजुअल्स डिफर इन देयर फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज। हर आदमी क्या एक जैसा होता है क्या? हर आदमी का अलग अलग क्वालिटीज होता है ना? अलग अलग ओपिनियंस होता है, अलग डिजायर्स होता है, सब कुछ होता है। तो वही लिखा हुआ है, इंडिविजुअल्स डिफर इन देयर फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटीज। वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट्स आर यूज्ड टू जज दीज क्वालिटीज। तो अलग अलग तरीके का टेस्ट लिया जाता है ताकि उनका क्वालिटीज को हम लोग चेक कर सके। अब अलग अलग तरीके का टेस्ट क्या है वो तो अपने पढ़ेंगे। अच्छा, टेस्ट्स आर हेल्पफुल इन मेजरिंग अ कैंडिडेट सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। तो हम लोग टेस्ट क्या है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इससे हम लोग समझ पाएंगे कि एक्चुअल में कैंडिडेट क्या है, क्वालिफिकेशंस पोजेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सुटेबल है कि अनसुटेबल है, ठीक है ना? हाउएवर टेस्ट्स आर नॉट फुल्ली रिलायबल। रिलायबल मतलब फुल्ली डिपेंड नहीं करती। हाँ, एंड दे ऑल्सो इन्वॉल्व टाइम एंड मनी। देखो, टेस्ट अगर अपने ले रहे हैं, टेस्ट अगर अपने ले रहे हैं तो मेरा टाइम भी जा रहा है, मेरा पैसा भी जा रहा है। और टेस्ट फुल्ली रिलायबल तो नहीं है, क्योंकि वो क्या पता रट के आ गया वो, लेकिन उसकी बुद्धि नहीं है, मान लो रट उठा के आ गया, बस लिख दिया जो लिखना था। तो ये भी है ना, इसलिए हम लोग टेस्ट के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं कर सकते कि अगर वो अच्छा मार्क्स ला रहे हैं तो मतलब उसके पास नॉलेज है, ये चीज जरूरी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, कुछ भी हो सकता है। Tests are more useful in identifying and eliminating unsuitable candidates. तो टेस्ट के थ्रू हम लोग समझ पाएंगे कि किसको रखना है और किसको एकदम से हटा देना है, ठीक है ना? यहाँ तक मार्क। तो तीनों पॉइंट बोलो, तीनों स्टेप्स बोलो, बिना देखे ट्राई करो। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, एप्लीकेशन ब्लैंक, फिर सिलेक्शन टेस्ट। ऑफ कोर्स, ठीक है, यही अपने एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट डे आगे कंटिन्यू करेंगे।